यस आप ये तो सु- ज्वाइन आप ज्वाइन हुए हैं। चलो ठीक है, ओके ओके ओके। चलो, तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े कि हम लोग एनपीओ चैप्टर स्टार्ट किए, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको बताया कि चलो भैया ऑर्गेनाइजेशन कितने तरह के होते हैं, तो दो तरह के होते हैं। एक लाभकारी संगठन यानी कि प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऐसा बिजनेस होता है जिसका मुख्य उद्देश्य होता है प्रॉफिट अर्न करना। और दूसरा आता है अलाभकारी संगठन, कुछ ऐसे संगठन होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं जिसका मुख्य उद्देश्य होता है फ्री ऑफ कॉस्ट में सर्विस देना। फ्री ऑफ कॉस्ट में, हमने क्या बोला, फ्री ऑफ कॉस्ट में, पैसा नहीं लेना है। क्लियर? और पैसा अगर लिया भी जाता है तो एक मामूली सा, बहुत कम, मिनिमम। जैसे आप मान लो कि ऐसे समझो ना, किसी हॉस्पिटल में जाते हो तो क्या होता है, हम स्लिप पुर्जा कटवाते हैं, है ना, स्लिप लेते हैं, 5 रुपया या 10 रुपया वहां पे फी लिया जाता है। तो वो मामूली सा फी है, उसको हम लोग मायने नहीं रखते हैं, ठीक है। तो मामूली सा 5 रुपया 10 रुपया, ओके। तो इस तरह से, तो जिस तरह से एक लाभकारी संगठन, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन अपने यहां फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, उसी तरह से एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी अपने यहां फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है। फर्क क्या है कि नाम सिर्फ चेंज हो जाता है। अब जैसे देखो कि ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में जाओ तो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, पीएल अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। क्लियर? ठीक उसी का नाम यहां पर चेंज होता है, बनाने का प्रोसेस वही होता है। क्लियर? बनाने का प्रोसेस वही होता है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को तो छोड़िए, दो, वो कैश बेसिस कैश बुक की तरह बनता है। सिंपल सा इसका सही आंसर ले लो तो ये कैश बुक की तरह बनेगा, डेट्स इट, हो गया, बन गया। कैश है, डेबिट साइड में लिख दो, कैश गया, क्रेडिट साइड में लिख दो, बस मामला सलट गया। कोई भी उधार ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग इसमें नहीं करना है, क्यों? क्योंकि ये कैश बेसिस पे बनता है। क्लियर? उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यहां पे जो हम लोग लाभकारी संगठन में पीएल अकाउंट बनाते थे, उसी का नाम यहां पर चेंज कर दिया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बनाने का कॉन्सेप्ट वही है, वही रूल यहां पे लागू होता है, सेम रूल लागू होता है। क्लियर? बैलेंस शीट में देखो, बैलेंस शीट जैसे यहां पर ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में बनाते हैं, उसी तरह से नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में भी बैलेंस शीट बनेगा, यहां भी बैलेंस शीट उसी तरह से बनेगा। क्लियर? तो हम बात कर रहे थे कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पे, ओके, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पे। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट? रियल अकाउंट होती है। किस बेसिस पे बनता है? कैश बेसिस पे। अक्रूवल। कैश बेसिस पे बनता है हमारा रियल अकाउंट, अभी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। यहां तक क्लियर है चंदू? यस सर। चलो, चलो हम तुमसे कुछ पूछते हैं। अभी हम जस्ट समझाए ना कि कैश बेसिस और एक्रूवल बेसिस, हम दो बेसिस समझाएं आपको, यस। दो बेसिस समझाएं। मान लो कि हमारे पास कोई लेबर आया, ठीक है, अपने घर में मान लो किसी लेबर से आप काम करवा लिए। क्लियर? तो आज के डेट में आपने काम करवाया, उसका 400 रुपया वेजेज बनता है, मजदूरी बनता है। आपने काम करवा लिया, उसको आपने मजदूरी आज नहीं दिया, उस ट्रांजेक्शन का तो रिकॉर्डिंग आज अपने बुक में करोगे? यस। करोगे? यस। करोगे। चलो, ये रिकॉर्डिंग जो आज हो रहा है, आप उसको पैसा नहीं दिए हो, वो जो रिकॉर्डिंग हो रहा है आप किस बेसिस पे रिकॉर्डिंग करोगे, कैश बेसिस या एक्रूवल बेसिस पे? अक्रूवल बेसिस पे। चलो ठीक है, ओके, समझ में आ गया। अगर आज उसका पेमेंट कर देते तो? कैश बेसिस पे। चलो ठीक है, ओके। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं थर्ड नंबर पॉइंट। थर्ड नंबर पॉइंट क्या है? आप लोग 11th में, आप 11th में ये भी पढ़े होंगे, कैपिटल एंड रेवेन्यू करके एक चैप्टर है, ओके, 11th में, जो हम अपने कोर्स में भी डाल रखे हैं, आप पढ़ा चुके हैं। कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर के आइटम आप लोग पढ़े होंगे। तो कैपिटल एंड रेवेन्यू, ओके। तो कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम, यहां पर हम आइटम्स लिख रहे हैं, ओके। अब कैपिटल और रेवेन्यू क्या होती है बाद में देखेंगे, जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट समझाएंगे तब। म्यूट कर लें बाबू, म्यूट कर लें अभी। तो कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर के जो आइटम है, उसके बारे में हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब हम समझाएंगे तब हम आपको बताएंगे। तो यहां पे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको ये डिफरेंशिएट नहीं करना है कि कौन सा आइटम हमारा कैपिटल नेचर का है और कौन सा आइटम हमारा रेवेन्यू नेचर का है। इस पे आपको दिमाग दौड़ाना ही नहीं है। हमारा हमेशा फोकस किस पे होना चाहिए?
कैश आ रहा है डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है, कैश जा रहा है क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर देना है। कैश आ रहा है तो डेबिट साइड में, कैश जा रहा है तो क्रेडिट साइड में आपको रिकॉर्ड कर देना है, दैट्स इट। ये नहीं देखना कि भैया कैश नहीं आया, क्या इसका रिकॉर्डिंग होगा या नहीं, नहीं। क्यों? क्योंकि ये कैश बेसिस पे बनता है, एक्चुअल बेसिस पे नहीं बनता है। कैश एक्चुअल में रिसीट होगा तो रिकॉर्ड करना, कैश एक्चुअल में आप पेमेंट किए हो तो उसका रिकॉर्डिंग करना, अदरवाइज नहीं करना। ये मत देखना कि कौन सा नेचर का है, रेवेन्यू नेचर या कैपिटल नेचर। यहां पर कैपिटल और रेवेन्यू में कोई डिफरेंशिएट नहीं करना है आपको, ठीक है। सिर्फ दिमाग इतना रखना है, हाँ चलो भाई पैसा आ गया उसका रिकॉर्डिंग डेबिट साइड में कर देना है, पेमेंट हो गया उसका रिकॉर्डिंग क्रेडिट साइड में कर देना है, दैट्स इट। इतना आपको याद रखना है, ओके। और फोर्थ नंबर जो हम पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं, ओके, फोर्थ नंबर पॉइंट हमारा यह है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का स्टार्टिंग और एंड। ये जो हम अकाउंट बनाएंगे तो आप स्टार्ट करोगे, ठीक है, कौन से आइटम से, फिर उसका क्लोज भी करोगे। तो स्टार्ट कर दिए, फिर उस अकाउंट को हमें क्लोज भी करना है, क्लोजिंग भी करना है, ओके। तो स्टार्टिंग भी करना है और क्लोजिंग भी करना है। इसका स्टार्टिंग ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंस से करना है। किससे? ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस से करना है, ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस से करना है, क्लियर। और इस अकाउंट में जब मान लो कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हम बनाए, टी शेप में बनाए, देखो जैसे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऐसे बनाए हम लोग, ओके। तो ये आपका डेबिट साइड हो गया और ये आपका क्रेडिट साइड हो गया। तो किसी भी आइटम को रिकॉर्ड करने से पहले आप करना क्या, डेबिट साइड में सबसे पहले आपके क्वेश्चन में जो ओपनिंग कैश या बैंक बैलेंस होगा उसका रिकॉर्डिंग करना है डेबिट साइड में सबसे पहले। सबसे पहले हमारा दिमाग वही जाना चाहिए, ओके। है तो रिकॉर्डिंग करेंगे, अदर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंस के लिए हम लोग सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉड डाउन लिख देंगे। कैश का बैलेंस है तो ऐसे कैश, अगर दोनों बैलेंस दिया हो तो कैश का बैलेंस लिखेंगे, और बैंक का बैलेंस है तो बैंक लिख देंगे यहां पे, दैट्स इट। बैंक बैलेंस इस तरह से लिख देंगे, क्लियर। ये लिख दिए। उसके बाद जो भी कैश आपको क्वेश्चन में जो भी रिसीट हुआ है उसका रिकॉर्डिंग डेबिट साइड में कर दो, जो भी पेमेंट की हो सबका रिकॉर्डिंग क्रेडिट साइड में कर दो, दैट्स इट। लास्ट में क्या करोगे, इस अकाउंट को रिकॉर्डिंग करने के बाद मान लो बहुत सारे आइटम है, बहुत सारा कैश आपको रिसीव्ड हुआ, पेमेंट हो गया, ठीक है। रिसीव्ड होने के बाद इस अकाउंट को आप क्या करोगे, क्लोज करोगे। अब देखो क्लोज करते हो एग्जाम में, ध्यान से रखो, ध्यान देना कि जब आप क्लोज करते हो ना अकाउंट को तो नीचे में आप डबल लकीर मारना, ठीक है, डबल लकीर। आप अपने बुक में भी देखोगे एग्जाम्पल में, कोई भी अकाउंट क्लोज होता है तो नीचे में डबल लकीर होता है। अगर ये चीज देखो, जब हम एग्जाम देते हैं हमारा कॉपी तो चला जाता है, और जब एग्जामिनर चेक करता है हमारा कॉपी तो वो छोटा छोटा सा चीज पर ध्यान देता है, ठीक है। वहीं से आपका मार्क कंप्लीट आता है। अगर मान लो कि हम खटाखट लिया, बस सिंगल सिंगल लाइन मार दिया, उसमें टोटल कर दिए, तो यहां पे देखा कि यार एक लकीर तो मारा ही नहीं, क्लोज किया ही नहीं, इसका मतलब होता है कि क्लोज करना, ठीक है। अगर ये नहीं दोगे तो आपका मार्क कट जाता है। ये सब चीज देखना पड़ता है, ओके, ये सब चीज देखना पड़ता है। चलो, तो हम बहुत सारे आइटम का रिकॉर्डिंग कर दिए, जो भी कैश आया उसका रिकॉर्डिंग डेबिट साइड में, जो भी रिसीट हुआ, जो भी रिसीट हो गया उसका रिकॉर्डिंग हम लोग डेबिट साइड में कर दिए, और जो भी हम पेमेंट किए उसका रिकॉर्डिंग हम क्रेडिट साइड में कर दिए, दैट्स इट, ओके, हम कर दिए। अब देखेंगे कि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है या क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है। जिस साइड का ज्यादा हो आप देख लेना, ओके। लेकिन याद रखना, आप हमेशा याद रखना, ज्यादातर नॉर्मली ज्यादातर डेबिट साइड का ही जोड़ ज्यादा होगा। तो इस साइड का टोटल करोगे, यही टोटल यहां डालोगे, और यहां पर आपका निकल जाएगा क्या, बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा। और उसके लिए हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन। अब कैरीड डाउन लिखने का मतलब क्या होता है कि ये बैलेंस अब नेक्स्ट ईयर जाएगा। ये जो बैलेंस निकला है कैरीड डाउन वाला, वो आपका नेक्स्ट ईयर जाएगा, क्लियर। क्यों? क्योंकि ये जो हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाए हैं, ये क्लोजिंग डेट को बनाए हैं एज ऑन 31 मार्च 2000 ... कोई भी ईयर, ओके। तो ये क्लोजिंग डेट है, इस डेट को आप बना रहे हो।
तो ये जो क्लोजिंग बैलेंस कैरी डाउन निकला है आपका, ये आपका नेक्स्ट ईयर जाएगा, नेक्स्ट ईयर चला जाएगा। क्लियर है? अब बता दो यहां तक, बोलो चंदू, समझ में आया? बोलो, अरे अनम्यूट करो, बोलो। म्यूट करके सो गया क्या? समझ नहीं गए? सर, यस सर, चलो, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्लियर है? यस सर। चलो, अब हम आपसे पूछते हैं, अभी जस्ट जस्ट समझाए हैं। अच्छा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल अकाउंट? रियल अकाउंट है, चलो, किस बेसिस पे बनता है? कैश बेसिस पे। चलो ठीक है। अच्छा, ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो हम बनाएंगे वो कौन से डेट को बनाएंगे? क्लोजिंग सर, क्लोजिंग क्लोजिंग डेट को, ठीक है, क्लोजिंग डेट को। देख लेना आप क्वेश्चन में कौन से डेट को क्लोज करता है, लेकिन जनरली याद रखना 31 मार्च को क्लोज होता है। क्लियर? यस अच्छा, सर। एक चीज और बताओ, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का जो स्टार्टिंग हम लोग करेंगे, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का जो स्टार्टिंग करेंगे वो कौन से बैलेंस से स्टार्टिंग करेंगे? कैश, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस हाँ, ओपनिंग कैश और बैंक और बैलेंस से। क्या बोलेंगे हम लोग? ओपनिंग कैश एट बैंक बैंक बैलेंस सर। बहुत अच्छा। अच्छा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में अगर कैश अपने को रिसीट होता है तो किस साइड रिकॉर्ड करोगे? डेबिट साइड, डेबिट साइड। अब पेमेंट करोगे तो क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड। अच्छा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को क्लोज करेंगे तो कुछ ना कुछ बैलेंस निकलेगा। यस सर, उस बैलेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? क्लोजिंग बैलेंस। क्लियर? कैरी डाउन, कैरी डाउन। हाँ, कैरी डाउन। और वो क्लोजिंग बैलेंस भी आपका क्या कहलाएगा, कैश या बैंक? क्लियर? या तो कैश का यस निकलेगा या बैंक का निकलेगा, अगर दोनों है तो दोनों निकलेगा। क्लियर? यस चलो, अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। यस अब एग्जांपल हम ले। लीजिए। ओके, पहला नंबर एग्जांपल है, ए मशीनरी, ए मशीनरी, मशीनरी मीन्स मशीन, परचेज्ड, ए मशीनरी परचेज्ड फॉर रुपीज 50,000। 50,000 में हमने मशीन परचेज किया, क्या इसका रिकॉर्डिंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में होगा? यस सर, होगा। क्यों होगा? कुछ आइडिया? खर्च है होगा सर, तो क्या बोले? एक्सपेंसेस है। हाँ, ये आपका कैपिटल नेचर का पेमेंट है। आपने जो मशीन खरीदा वो नगद खरीदा कि उधार खरीदा? ये सर मशीन नगद खरीदा गया है या उधार में खरीदा गया है? सर इसमें कुछ दिया है नहीं है, कैश या क्रेडिट। हाँ, तो क्रेडिट वर्ड नहीं लगा हुआ है। कौन सा वर्ड नहीं लगा हुआ है? क्रेडिट वर्ड नहीं लगा हुआ है, तो इसको हम क्या मानेंगे इस ट्रांजैक्शन को, कि कैश में हमने परचेज किया है। क्लियर? यस सर। ओके, कैश हमारा जा रहा है कि आ रहा है बाबू? जा रहा है सर। जा रहा है, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के किस साइड में रिकॉर्डिंग करोगे? क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड। ओके, आपके चेहरा पे लाइट आ रहा है ऊपर से, तो उसको सही कर यस, लो। एक मिनट। चलो, तो ये हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्लियर हो गया। कुछ पूछना भी है इसके रिगार्डिंग? नो सर, नो। चलो ठीक है, ओके। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का हम लोग थ्योरी देख लें। देख चलो, थ्योरी देख लेते हैं। अच्छा, आप हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से? हिंदी मीडियम से। हिंदी मीडियम से है, तो यहाँ पे नोट्स आपको हिंदी मीडियम में भी मिलेगा और इंग्लिश मीडियम में भी मिलेगा। क्लियर? तो उसके लिए टेंशन ना लेंगे, सारा है यहाँ पर, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। अच्छा, इस नोट्स में आपको आप हमारे एप्लीकेशन में गए होंगे तो डाउनलोड तो किए होंगे पीडीएफ, है ना? ये सारा नोट्स आपको मिला होगा।
यस तो सर। ये सारा नोट्स मिला हुआ था, आप उसको प्रिंट आउट करवा लेंगे, ठीक है? यस सर। कहीं पर चले जाना, हाँ, जहाँ पे 2 कॉपी ज़ेरॉक्स करता है उसके यहाँ चले जाना और वो पीडीएफ दोगे, ठीक है? अपने फाइल मैनेजर से निकाल के दोगे तो वो आपको ज़ेरॉक्स करके देगा और एक फाइल ले लेना, उसमें आप लगा लेना, ठीक है? और उसको रीड करते रहना, सारा चीज़ बताएँगे, अभी तो स्टार्टिंग हुआ, धीरे-धीरे सारा चीज़, सारा कॉन्सेप्ट बताएँगे, कैसे-कैसे हम लोगों को एग्ज़ाम में लिखना है और कैसे-कैसे हमारा मार्क कहाँ-कहाँ कट सकता है, कैसा हमारा हैंडराइटिंग होना चाहिए, लिखने का तरीका क्या होगा। अभी तो हम लोग स्टार्ट ही किए हैं, चलो, अभी तो कुछ नहीं है। अच्छा चलो, पहला क्वेश्चन जो है आपका, स्टेट द मीनिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये तो आपको समझ में आ गया, क्लियर है? यस सर। किसको बोलते हैं? सोशल, एजुकेशनल हो गया, रिलीजियस हो गया, चैरिटेबल हो गया, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, है ना? सोशल क्लब हो गया, बहुत सारे सोशल क्लब होते हैं, फुटबॉल का, मैच का, ये सब, है ना? रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो गया, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये सब हो गया। लाइब्रेरी, लाइब्रेरी भी अब बहुत सारे कॉलेज में है, क्लियर? ओके। हॉस्पिटल हो गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करो, प्राइवेट हॉस्पिटल की बात मत करो, नहीं तो प्राइवेट हॉस्पिटल में भाई तो लूटते हैं, है ना? उसका फी स्टार्ट होता है 1000 रुपये से, क्लियर? यस। चलो, ये तो ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट नंबर कंप्लीट हो गया। सेम क्वेश्चन आपको अगर इंग्लिश मीडियम वाले कोई बच्चे देख रहे हैं लैब, ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम भी आपको सेम क्वेश्चन मिलेगा, ओके? जैसे मैं आपको एक बार दिखा ही दूं, देखो ये इंग्लिश मीडियम है, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, क्लियर? ओके। उसके बाद चलिए, यहां पे कहता है कि लाभकारी संगठन, आई मीन लाभकारी संगठन और अलाभकारी संगठन, क्लियर? यानी कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में का क्या उद्देश्य है, क्या डिफरेंस होना चाहिए? तो 3 डिफरेंस हम दे दिए हैं। एग्जाम में आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ देगा मे बी, ठीक है? तो हमें ये नहीं, अरे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, चलो याद नहीं करते हैं, ऐसा मत करना, ठीक है? अभी आपके आपके पास बहुत सारा टाइम है। आपका तो लाइव क्लास तो मान लो कि समझ लो कि 2 से 3 महीना में समाप्त हो जाएगा, क्लियर? 3 महीना बहुत हो गया, समाप्त हो जाएगा, फिर अपने रिवीजन करेंगे, फिर आपका टेस्ट लेंगे, तो बहुत सारा चीज होता है, ओके? तो आप किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना मत, सबको याद करना, क्लियर? और डीपली पढ़ना, पढ़ने का तरीका हम आपको बताते हैं, जैसे मूल उद्देश्य, उद्देश्य क्या होता है, जैसे हमारा कुछ उद्देश्य है, हम क्यों पढ़ रहे हैं? एग्जाम देना है, मार्क लेना है, ओके? 12th पास करना है, तो ये हमारा उद्देश्य है, एक स्टूडेंट का तो ये उद्देश्य होना चाहिए, क्लियर? यस। अब मेरा एक टीचर, एज ए टीचर मेरा एक उद्देश्य समझोगे, तो मेरा क्या उद्देश्य है? बच्चे को पढ़ाना है और हमें अर्न करना है, ये हमारा उद्देश्य होता है। किसी भी टीचर का यही उद्देश्य होता है कि अपना सर्विस देंगे और पैसा कमाएंगे, ये हमारा उद्देश्य होता है। किसी भी स्टूडेंट का क्या उद्देश्य होता है कि भैया पढ़ना है तो हम एग्जाम दे पाएंगे और एग्जाम में अच्छे रिजल्ट ले पाएंगे। तो यहां पर मेन उद्देश्य क्या है? अच्छा रिजल्ट लाना, ये उद्देश्य होता है। तो हर चीज का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, तो उसी तरह से नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का भी यहां पर अपना एक उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? देखिए, लाभकारी संगठन के बारे में बोला कि लाभकारी संस्था का मूल उद्देश्य लाभ कमाना होता है। क्लियर बात है, आज कोई मान लो कि आप कल अगर कोई बिजनेस खोलोगे तो आपका मेन मोटो क्या होगा? प्रॉफिट कमाना, लाभ कमाना, क्लियर? जबकि अलाभकारी संस्था का मूल उद्देश्य सेवा प्रदान करना होता है, मुफ्त में सेवा प्रदान करना, ओके? कार्य का शुद्ध परिणाम, अब कार्य के शुद्ध परिणाम की बात करो, जैसे एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्या फाइनल रिजल्ट होता है? तो फाइनल रिजल्ट मात्र नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता है। अब पीएल अकाउंट बनाए होंगे, वहां पर क्या निकलता है? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलता है कि नहीं निकलता है? और यहां पे जब हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो यहां पर भी उसका भी फाइनल रिजल्ट आएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे सरप्लस या डिफिसिट, हिंदी में उसको बोलते हैं कमी या अधिक के। देखो यहां लाभकारी संस्था के कार्यों के शुद्ध परिणाम को शुद्ध लाभ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि बोलते हैं, क्लियर? जबकि अलाभकारी संस्था का शुद्ध परिणाम कहलाता है अधिक के। अधिक के बोले तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं सरप्लस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपने लोग? सरप्लस। और ये कमी को बोलते हैं इंग्लिश में डिफिसिट, क्लियर? तो यहां पर जैसे सरप्लस निकला तो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में जैसे नेट प्रॉफिट निकलता है, तो नेट प्रॉफिट का यहां पे नाम क्या पड़ गया? सरप्लस। और ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में नेट लॉस निकलता है, पीएल अकाउंट में नेट लॉस, तो उसका नाम यहां पर क्या पड़ गया? कमी, मींस डिफिसिट, दैट्स इट। वित्तीय स्थिति की बात करो, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या सब शामिल होता है? तो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की अगर
फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करो तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, निर्माणी खाता, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ओके, और गैर लाभकारी संगठन की बात करो तो इसमें क्या हम आप बताएं अभी जस्ट कि एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना होगा, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तीसरा बैलेंस शीट। क्लियर यहां तक? यस अब वही तीन चीज बोला है कि कौन कौन सा अकाउंट बनेगा, तो वो तीन चीज यहां पर दिया हुआ है। आइए अभी जस्ट हम आपको क्या समझाए हैं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। क्लियर? अब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कौन से बेसिस पे बनता है, तो कैश बेसिस पे बनता है। क्लियर है? कौन से बेसिस पे बनता है? कैश बेसिस पर। कहता है इसमें कि प्राप्ति यानी कि रिसीट और पेमेंट अकाउंट विभिन्न प्राप्तियां और भुगतानों का, चाहे वह चालू अवधि से संबंधित हो या पूर्व अवधि से। अब यहां पे एक चीज ये भी है कि करंट या प्रीवियस, मान लो कि जैसे ये 2024 है, 2024 है तो 2024 में जो पैसा मिला वो तो रिकॉर्डिंग होगा ही होगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। क्लियर? लेकिन अगर मान लो कि 2023 में आपका अमाउंट किसी कंज्यूमर पे या किसी बंदे पे बकाया था, कौन से ईयर का? 2023 का बकाया था, अगर वो अमाउंट आज के डेट में अगर आपको मिल रहा है तो क्या आप इस रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में उसका रिकॉर्डिंग करेंगे या नहीं? करेंगे सर। करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये कैश बेसिस पे बनता है, इसमें कुछ कोई हमें लेना देना नहीं है कि वो कैपिटल नेचर का है कि रेवेन्यू नेचर का है, कौन से ईयर का है, पिछले साल का है या करंट ईयर का है या नेक्स्ट ईयर का है, किसी भी ईयर का हो, अगर हमें रिसीव्ड हुआ है एक्चुअली में तो उसका रिकॉर्डिंग कर देना है। दैट्स इट। क्लियर? यस चलिए, तो वही कहता है पूर्व अवधि का हो या आगामी में, यानी कि 2025 के लिए कोई बंदा हमें 2024 में ही पेमेंट कर दिया एडवांस में तो उसका भी रिकॉर्डिंग करेंगे। क्लियर? चलो, यस से संबंधित हो सारांश के रूप में यहां पर देखो एक चीज, ये 100 आपको बहुत जगह छूटा होगा, ध्यान रखना जहां पे छूटा होगा वो आप ये 100 डालोगे आराम से आपको उसका मीनिंग समझ में आ जाएगा। तो सारांश के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसी प्रकार इसमें पूंजीगत तथा आयगत सभी नगद लेन देनों को प्रदर्शित किया जाता है। यहां पर वही 100 छूटा हुआ है, किया जाता है। ओके, नोट्स में अगर छूटा हो तो ठीक है, नहीं तो होगा उसमें। इस खाते के बाएं भाग में प्राप्तियां यानी कि डेबिट साइड में रिसीट को दिखाते हैं और क्रेडिट साइड में आपको भुगतान यानी कि पेमेंट को दिखाते हैं। क्लियर? कहता है यह खाता प्रारंभिक रोकड़ शेष और बैंक शेष से प्रारंभ होता है। स्टार्टिंग आपको बताएं कि कौन से, ओपनिंग कैश या बैंक बैलेंस से स्टार्ट होता है, और इंड किससे होता है? अंतिम रोकड़ शेष और बैंक शेष बैंक। निकलता है, क्लोज भी होता है। क्लियर? बंद होता है। उसके बाद कहते हैं बैंक अधिकर्ष की दशा में, यहां पर दशा होगा। ओके, बैंक के प्रारंभिक तथा अंतिम शेष विपरीत पक्ष में लिखे जाते हैं। ये चीज हम आपको बताते हैं अभी जस्ट, ठीक है, वो आप लोग पढ़े भी होंगे कैश बुक में, फिलहाल जानेंगे। प्राप्ति एवं भुगतान खाता नगद और बैंक लेन देन के विभिन्न शीर्षकों का सारांश है। इसमें रियल अकाउंट छूट गया है क्या? चलो, इसमें छूट गया तो यहां पर विशेषता में दिया हुआ है। ठीक है, तो जितना चीज हम आपको बताएं ये सारे के सारे 5 नंबर क्वेश्चन में कैरेक्टरिस्टिक में आपको ए से लेकर के के तक दिया हुआ है। पढ़ोगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। इंग्लिश वाले को इंग्लिश में इसी तरह से होगा वहां पर भी। क्लियर? तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी हो या इंग्लिश हो, समझने का यहाँ पर फेर है। समझ में आ गया तो नोट्स भैया रीड करो, अपने आप समझ में आ जाएगा। क्लियर? चलिए, इसमें हम बात क्या कर रहे थे? बैंक के बैलेंस के बारे में। चलो, बैंक बैलेंस के बारे में आपको समझाते हैं। ओके, बैंक बैलेंस के बारे में आपको समझाते हैं। देखो, यहां पर कैश का तो एक ही बैलेंस होगा हमेशा, डेबिट बैलेंस। क्लियर? लेकिन बैंक का दो बैलेंस होता है। एक आपका बैंक का दो बैलेंस होता है, यहां पे लिखते हैं हम लोग। बैंक बैलेंस की बात करें, बैंक बैलेंस की बात करें तो इसका दो बैलेंस होगा, एक आपका डेबिट बैलेंस हो जाएगा और एक क्रेडिट बैलेंस होगा। ये कैसे हम लोग जानेंगे? अगर क्वेश्चन में अपने पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कैश एट बैंक, क्या दिया हुआ है? कैश एट बैंक, तो समझ जाना ये बैंक का अपना डेबिट बैलेंस है। क्लियर? या कहीं पर सीधे लिखा हो बैंक, बैंक बैलेंस लिखा हो तो सब फिर भी समझ आना कि ये डेबिट बैलेंस है। लेकिन अगर कहीं पे आपको
बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट, ओके। तो इसका मतलब हुआ कि ये क्रेडिट बैलेंस है। ये कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो फिर आ जाओ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। बैंक का ये कौन सा? डेबिट बैलेंस के लिए ये है। कौन से बैलेंस के लिए? डेबिट बैलेंस के लिए। तब डेबिट साइड में हम लोग रिकॉर्ड किए। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस दिया हुआ है किसमें? क्वेश्चन में, तो उसके लिए चला जाएगा इधर बाय बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये बैंक के लिए होगा। किसके लिए? बीओ के लिए, बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए। कैश का भी दिया हुआ है और बैंक ओवरड्राफ्ट का भी दिया हुआ है। क्वेश्चन में मान लो कैश इन हैंड दिया हुआ है और बैंक ओवरड्राफ्ट, इस तरह से दो चीज लिखा हुआ है। तो कैश इन हैंड के लिए डेबिट साइड में लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन हैंड के लिए, और बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए लिखोगे क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस डाल देना। क्लियर? तो इस तरह से होता है बैंक ओवरड्राफ्ट का दो बैलेंस, एक डेबिट बैलेंस भी होता है और क्रेडिट बैलेंस भी होता है। क्लियर? अच्छा, कैश बुक आप बनाए हो? आप कैश बुक बनाए थे 11th में? यस सर, बनाए थे। चलिए, अगर कैश बुक अगर आप बनाए होंगे तो अच्छे तरीके से पता होगा कि कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक और पेटी कैश बुक, है ना, सब्सिडियरी बुक में यस बनाए होंगे। अच्छा, कैश बुक ठीक उसी तरह से जैसे अभी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट समझाया उसी तरह से बनता है कैश बुक। रिसीट हुआ डेबिट साइड में और पेमेंट हुआ क्रेडिट साइड में। एक्चुअली में बकाया का रिकॉर्डिंग उसमें नहीं होता है, आउटस्टैंडिंग का रिकॉर्डिंग नहीं होता है, ड्यू का रिकॉर्डिंग नहीं होता है, आउटस्टैंडिंग का रिकॉर्डिंग नहीं होता है। क्लियर? अब यहां पे एक क्वेश्चन आपसे पूछ दिया एग्जाम में, अगर पूछ दिया जाए कि बताओ भाई रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस करोगे? तो दिमाग में चलेगा कि यार सेम तो बनता है, इसमें क्या डिफरेंस हो सकता है? डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है अब समझिए। ज्यादा ने 4 ही दिए हुए हैं। पहला नंबर तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है और दूसरा क्या है? कैश बुक। पहला कहता है आधार। इसका आधार क्या है? इसका आधार रोकर भाई। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो बनता है ना वो कैश बुक से बनता है। कैश बुक से बनता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। क्लियर? लेकिन कैश बुक जो बनता है वो कहता है कि कैश रिसीट और कैश पेमेंट से कैश बुक बनता है। कैश रिसीट और कैश पेमेंट से कैश बुक बनता है और कैश बुक से बनता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। एक डिफरेंस तो समझ में आ गया। दूसरा प्रविष्टि की बात कर रहे हैं, यानी कि एंट्री जो हम लोग करते हैं कैश बुक में, जो रिकॉर्डिंग करते हैं वो कैसे? तो कैश बुक में आप रिकॉर्डिंग किए होंगे तो जरूर याद होगा आपको कि एक कॉलम डेट का रखा जाता था, एक कॉलम यस डेट का वहां पे रखा जाता था। क्लियर है? तो एक कॉलम जो डेट का रखा जाता था, लेकिन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो बनाओगे उसमें डेट का कॉलम नहीं होगा, उसमें डेट का कॉलम नहीं होगा। तो एक पॉइंट ये हो गया कि इसमें तिथिवार प्रविष्टियां नहीं होती, यानी कि डेट वाइज रिकॉर्डिंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं होता है, लेकिन कैश बुक में डेट वाइज रिकॉर्डिंग होता है। आज के डेट में कोई कैश मिला है तो आज का डेट लिख करके तब रिकॉर्डिंग करेंगे कैश बुक में। क्लियर? लेकिन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में डेट वाइज रिकॉर्डिंग नहीं होता है। अब इसका मतलब पूछोगे कि सर क्यों नहीं होता है, कोई कारण है? यानी कि नहीं होता इसका मतलब क्या? तो रीजन होगा नहीं होने का। हाँ, रीजन है ना, रीजन है। क्या रीजन है? क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्लोजिंग डेट को बनता है, फिक्स डेट को बनता है, क्लोजिंग डेट को। उसमें बार बार डेट नहीं लिखा जाता है, एक ही डेट को बनता है 31 मार्च या 31 दिसंबर को, इसीलिए उसमें डेट का कॉलम नहीं होता है। क्लियर? अच्छा, अवधि की बात करते हैं। इसमें कहता है लेखांकन अवधि के अंत में, यानी कि क्लोजिंग डेट को बनता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, और ये कहता है डेली बेसिस पर बनता है। पर डे उसमें ट्रांजेक्शन को कैश बुक में रिकॉर्ड करना पड़ता है, पर डे कैश बुक में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना पड़ता है। और 4 नंबर पॉइंट कहता है कि बताएं कि इसे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कौन बनाता है? एनपीओ, अलाभकारी संगठन, जो प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से स्थापित नहीं होता है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाती है। और ये कहता है कैश बुक कौन बनाती है? तो कैश बुक सर अलाभकारी संगठन प्लस लाभकारी संगठन दोनों बनाएगा, यानी कि लाभकारी भी बनाएगा और अलाभकारी भी बनाएगा। क्यों? अभी जस्ट बताए हैं कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हमारा किससे बनता है? कैश बुक से।
तो हुआ ना, अलाभकारी संगठन भी कैश बुक बनाती है, अलाभकारी संगठन तो बनाती है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कैश बुक बनाती है और प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन भी कैश बुक बनाती है। तो दोनों, लाभकारी और अलाभकारी दोनों। तो थ्योरी में आपका 6 तक आज के थ्योरी तो कंप्लीट हो गया। अच्छा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नेक्स्ट क्लास से हम लोग देखेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्लास से हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट देखेंगे। यहां तक क्लियर है? कुछ पूछना है तो बोल सकते हो अब। नो सर। चलो, अब हमारा मेन जो पॉइंट छूटा वो रिसीट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट छूट गया है। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, लेकिन इससे हम पहले चाहते हैं कि आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जैसे समझा दिए, तो इसके बेसिस पर जो भी क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, उसको डील कर लें। क्या डील हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, है ना? तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में याद रखना कि हम लोग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का क्वेश्चन सॉल्व करके हटा ही दें। उसके बाद फिर हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे लगेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का भी क्वेश्चन सॉल्व करके हटा देंगे। फिर छोटा मोटा क्वेश्चन होगा, इसका बहुत सारा आइटम्स भी होगा, जैसे सब्सक्रिप्शन किसको बोलते हैं, डोनेशन क्या होता है, एडमिशन फीस, है ना, एंट्रांस फीस, लैब मेंबरशिप, लिगेसी, ये सब भी पढ़ेंगे। तो ये सब सारा चीज हम लोग एक एक करके देखेंगे। चलिए, कुछ पूछना है तो बोल सकते हो। थ्योरी याद करेंगे ही करेंगे। क्लियर? थ्योरी भूलना नहीं, थ्योरी याद करना ही करना। क्लियर? ओके, चलिए तो आज के लिए इतना ही। ओके ओके।